एक वक्त था जब माँ 3 रोटियों से 6 पेट भर लिया करती थी ताकि उसके बच्चों को भूख न लगे। और आज जब वही माँ बूढ़ी हो गई, कांपते हाथों से थाली उठाती है तो 3 बेटों में से कोई एक भी रोटी नहीं देता। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। लेकिन जब बेटा खुद भगवान बनने लगे तब माँ को ही बोझ समझने लगे। आज की ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, हर उस माँ की है जो बुढ़ापे में अपनों के बीच पराई हो जाती है। और एक दिन उसके आंगन में आई एक बूढ़ी चिड़िया, जिसने वो सच बताया जो हर बेटे को जानना चाहिए कि कौन सा बेटा बुढ़ापे में रोटी देता है और कौन सा घर से निकाल देता है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, आंखें नम कर जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही कर रहे हैं? गांव की गलियों में एक सन्नाटा पसरा था। धूल से भरी पगडंडियों के किनारे पुराने खपरेल वाले घरों की कतारें थीं। उन घरों के बीच एक घर था जिसके आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं, जहां माँ के हाथों की रोटियों की खुशबू सारे मोहल्ले में फैलती थी। लेकिन आज उस आंगन में एक चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसे सिर्फ दिल के दर्द की आहट सुन सकती थी। यह घर था चंपा देवी का। चंपा देवी की उम्र लगभग 70 साल थी। सफेद बालों को उन्होंने एक साफ सुथरे जुड़े में बांध रखा था, चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थी, लेकिन आंखों में अब भी माँ वाली ममता और उम्मीद झलक रही थी, जो अपने बेटों से, बहुओं से और पोतों से एक बार फिर अपनापन चाहती थी। लेकिन उम्मीदों का क्या? वो तो अक्सर अपनों की बेरुखी से ही दम तोड़ देती है। सुबह के 6 बजे थे। पक्षियों की चहचहाहट दूर खेतों से आती थी, लेकिन चंपा देवी के आंगन में सिर्फ एक चिड़िया हर रोज आती, एक बूढ़ी सी चिड़िया जो दीवार की मुंडेर पर बैठ जाती थी और चंपा देवी के हाथ से दाना खाती थी। उस दिन भी वही हुआ। चंपा देवी चारपाई पर बैठी थी। हाथ में कांपता कटोरा था जिसमें गेहूं के कुछ दाने थे। वो चिड़िया को देखकर मुस्कुराई और बोली, आ गई रानी बिटिया, देख तेरे लिए आज थोड़े मोटे दाने लाई हूं, कल तूने ज्यादा चोंच मारी थी ना। चिड़िया फुदकते हुए आंगन में उतर आई। दाने चुगने लगी। चंपा देवी मुस्कुरा रही थीं। ये मुस्कान शायद पूरे दिन में उनके चेहरे पर बस एक बार आती थी जब वो इस चिड़िया से बात करती थीं। कुछ देर बाद चिड़िया मुंडेर पर बैठी और फिर कुछ अनोखा हुआ। चंपा देवी के कानों में एक धीमी सी आवाज आई, माँ, तू बहुत अकेली हो गई है ना? चंपा देवी चौंक गईं। उन्होंने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। फिर वो चिड़िया को देखती हैं जो उनकी आंखों में आंखें डालकर शांत बैठी थी। ये तू बोली? हाँ माँ, मैं ही हूँ। मैं सिर्फ चिड़िया नहीं, मैं वो सच्चाई हूँ जिसे तू बरसों से देख रही है पर कभी समझ नहीं पाई। चंपा देवी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। मैं तो अब बस दाने देती हूँ और दिन काटती हूँ। क्या सच में सच्चाई समझने का समय आ गया है? चिड़िया बोली, हाँ माँ, अब जानने का समय आ गया है कि कौन सा बेटा बुढ़ापे में रोटी देता है और कौन सा बेटा घर से निकाल देता है। पर पहले मैं तुझे तेरी ही कहानी का वो हिस्सा सुनाऊंगी जिसे तू भूल चुकी है। 3 बेटे गौतम, विनोद और राजू। तीनों चंपा देवी की आंखों के तारे थे। पति हरिनाथ के साथ मिलकर उन्होंने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्कूल की फीस भरने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। खेतों में खुद हल चलाया, दूसरों के खेत में मजदूरी की। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर बसाने में कभी हार नहीं मानी। हरिनाथ के गुजरने के बाद चंपा देवी की दुनिया बस उनके बेटे थे। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। अब उस घर में चंपा देवी बस एक बुजुर्ग बनकर रह गई थीं। ना कोई उनसे राय लेता था, ना उनका खाना पीना तय था। एक बार दोपहर का वक्त था। घर में सभी खा चुके थे।
बहुएं अपने कमरों में जा चुकी थीं। पोते मोबाइल में लगे थे और चंपा देवी, वो चुपचाप आंगन में बैठी थी। पेट में जलन थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। बहुओं से कहने की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने खुद उठकर रसोई की तरफ बढ़ना चाहा। टेका लेकर दरवाजे तक पहुंची ही थी कि गौतम की पत्नी श्यामा ताना मार बैठी। मां जी, रसोई में क्या कर रही हैं? कोई चीज गिर गई तो फिर हमें ही दोष मिलेगा। चंपा देवी सकपका गईं। दरवाजे से ही वापस लौट आईं। उसी वक्त विनोद की बहू नीलम आई। मां जी, आज तो गैस भी खत्म है। वैसे भी आपके लिए अलग से कौन बनाता है? कल की रोटी पड़ी है, चाहे तो खा लें। चंपा देवी ने कुछ नहीं कहा। वापस आंगन में आकर बैठ गईं। चिड़िया अब भी मुंडेर पर बैठी थी, उसकी आंखों में कुछ था, करुणा या शायद क्रोध। शाम तक भूख बढ़ती रही। कोई पूछने नहीं आया। राजू खेतों में काम कर रहा था, वो घर नहीं था। जब वो लौटा तो मां को आंगन में बैठा पाया, थकी, टूटी और शायद भूखी। मां, कुछ खाया आपने? चंपा देवी ने सिर्फ आंखें झुका लीं। राजू कुछ नहीं बोला। वह सीधा रसोई में गया। लकड़ियां जलाईं, चूल्हा सुलगाया, रोटी बनाई और मां को अपने हाथ से खिलाई। मां, भूख लगती है तो बताया करो ना। तेरा हाथ छूता है बेटा तो रोटी अमृत लगती है। इतना कहकर चंपा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। रात गहराने लगी थी। सब सो चुके थे, लेकिन आंगन में चंपा देवी और चिड़िया जाग रही थीं। आज तूने देखा मां, जो बेटा प्यार करता है वो तेरी थाली में रोटी रखता है, और जो दूर है वो आंखों से तुझसे दूरी बना चुका है। चंपा देवी चुप थीं। ये तो शुरुआत है मां। अब मैं तुझे हर बेटे का सच दिखाऊंगी। कौन तेरा दर्द समझता है और कौन सिर्फ तेरा हिस्सा चाहता है। कौन तेरे जीवन का सहारा बनेगा और कौन तुझे ही बोझ समझेगा। तैयार रहना मां, अब समय है सच का सामना करने का। चंपा देवी ने चिड़िया की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें दुनिया की हर मां की पीड़ा झलक रही हो। चंपा देवी उस रात ठीक से सो नहीं पाईं। आंखें बंद थीं, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा था। चिड़िया की बातें उनके दिल में घर कर गई थीं। अब समय आ गया है मां। अब सच्चाई देखनी होगी। यह बात किसी मंत्र की तरह उनके भीतर गूंज रही थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन की मिट्टी पर पड़ी, चंपा देवी की आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात आंसुओं से भीगी रही हों। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कुछ और था, जैसे किसी बंद दरवाजे की कुंडी अब धीरे धीरे खुलने लगी हो। उसी मुंडेर पर चिड़िया फिर से आई। पहले की तरह दाना चुगने नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने। आज मैं तुझे तेरे अतीत में लेकर चलती हूँ मां, जहां से तेरी तकलीफों की कहानी शुरू हुई थी। अब कहानी पीछे मुड़ती है। चंपा देवी और उनके पति हरिनाथ गांव के सीधे सच्चे किसान थे। जमीन थोड़ी थी, आमदनी सीमित, लेकिन इरादे बुलंद। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनके 3 बेटे। गौतम समझदार लेकिन हमेशा पैसा और रुतबा दिखाने की सोच वाला। विनोद शांत, शर्मीला, पर आसानी से दूसरों के असर में आने वाला। राजू सबसे छोटा, सबसे भावुक, मां की गोदी से चिपका रहने वाला, जिसका सपना था मां हमेशा मुस्कुराए। चंपा देवी और हरिनाथ ने तीनों को एक सा पाला। बचपन में तीनों के लिए एक जैसी थाली, एक जैसी किताबें और एक जैसी चप्पलें आती थीं। पर धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। गौतम पढ़ने में तेज था। स्कूल में अव्वल आता, लेकिन उसके दोस्तों में अक्सर वही होते थे जो बड़ों को देखकर सलाम ठोकते और पैसे की बात करते। गौतम को कम उम्र से ही बड़ा आदमी बनने का जुनून था। हर बार जब पिता कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाते, वह चिढ़ जाता। हमेशा तंगी तंगी तंगी। किसी अमीर के घर क्यों नहीं जन्म लिया? हरिनाथ उसे प्यार से समझाते, बेटा, मेहनत से ही इंसान बड़ा बनता है। दौलत तो पल भर की चीज है, पर संस्कार जीवन भर का आधार है।
लेकिन गौतम के दिल में यह बात गहराई तक न उतर सकी। विनोद का स्वभाव बहुत शांत था। माँ बाप जो कहें वही करता। हर बार जब गौतम झगड़ा करता, विनोद दीवार से लगकर खड़ा हो जाता। ना किसी का पक्ष लेता, ना विरोध करता। चंपा देवी को लगता था कम बोलता है, पर दिल से नेक है। लेकिन हरिनाथ ने एक बार कहा था, चंपा, विनोद को मजबूत बनाना होगा। जो गलत के सामने चुप रहता है, वो भी एक दिन अन्याय का साथी बन जाता है। पर उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजू सबसे छोटा था। छोटा होते हुए भी उसमें भावनाओं की गहराई थी। जब माँ बीमार होती, वो पास बैठकर पंखा झलता। पिता खेत से लौटते तो पानी का लोटा लिए दौड़ पड़ता। उसने कभी कोई महंगी चीज नहीं मांगी। उसका एक ही सपना था, माँ को थकते नहीं देखना है। हरिनाथ का स्वास्थ्य खराब हो गया था। चंपा देवी ने खेती संभाल ली। एक औरत होकर हल जोतना गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया था। पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। वो सुबह 4 बजे उठती, रसोई संभालती, बच्चों की टिफिन बनाती, फिर खेतों में निकल जाती। गौतम तब कॉलेज में था और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उसके लिए फीस भरनी थी, पैसे पूरे नहीं थे। चंपा देवी ने बिना कुछ कहे अपनी शादी की चूड़ियां निकाल दीं। हरिनाथ देखता रह गया। ये तुम कर रही हो, चंपा? बेटे के सपनों के लिए गहनों का क्या मोह? उन्होंने दृढ़ता से कहा। तीनों बेटों ने पढ़ाई पूरी की। गौतम शहर जाकर नौकरी करने लगा। विनोद ने पास के कस्बे में छोटी दुकान शुरू की। राजू गांव में ही रहा, मां के साथ खेत संभालने में लग गया। गौतम का विवाह हुआ अब शहर की एक तेज-तर्रार लड़की श्यामा से। नीलम विनोद की पत्नी बनी, देखने में सरल लेकिन स्वभाव में तेज। राजू की शादी गरीब घर की गुड़िया से हुई, जो खुद मेहनती और सेवा भाव से भरी थी। शादी के बाद गौतम और श्यामा गांव आए। श्यामा ने आते ही घर की आलोचना शुरू कर दी। कितना पुराना घर है, यहाँ कोई सुख से रह सकता है क्या? गौतम भी धीरे धीरे बदल गया। अब माँ को आधुनिकता का पाठ पढ़ाता। माँ, अब पुराने जमाने की बातें मत किया करो, अब हम स्मार्ट लोग हैं। विनोद भी अब पत्नी के इशारे पर चलता था। नीलम को माँ के पैर छूना भी बोझ लगता। सिर्फ राजू और गुड़िया थे जिनकी दुनिया अब भी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। चंपा देवी चुपचाप बिस्तर पर लेटी थीं। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग बीते वर्षों के पन्ने पलट रहा था। चिड़िया फिर आकर पास बैठ गई। अब तू समझने लगी है माँ। बेटों को एक जैसा पालने से जरूरी है उन्हें जीवन के मूल्य सिखाना। हर बेटा बड़ा होता है, लेकिन हर कोई लायक बेटा नहीं बनता। चंपा देवी ने पहली बार धीरे से सिर हिलाया। मैं चाहती थी तीनों को बराबर प्यार दूं, इसलिए किसी पर सख्ती नहीं की। अब लगता है शायद वही गलती कर दी। चिड़िया बोली। गलती नहीं माँ, तू तो सिर्फ माँ थी। लेकिन अब समय है तुझे देखना है। तेरी दी हुई रोटी कौन सी संतति याद रखती है, और कौन एक दिन तुझे ही घर से निकाल देती है। जैसे ही तीनों बेटों की शादियां पूरी हुई, चंपा देवी को लगा कि अब उनके परिवार में रौनक और बढ़ेगी। बहुएं आएंगी, घर में हंसी ठिठोली होगी, हर कोने में नया जीवन होगा। यही सपना उन्होंने देखा था। लेकिन वक्त ने जो हकीकत परोसी, वह उनके ख्वाबों से बिल्कुल उलट थी। श्यामा शहर से पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच की लड़की थी। विवाह के तुरंत बाद जब वह गांव आई, उसने घर की सीलन देखी, मिट्टी के आंगन में पैर रखा और नाक सिकोड़ ली। ये कैसा घर है? यहाँ तो बाथरूम भी ठीक से नहीं बना। आते ही उसके पहले शब्द यही थे। चंपा देवी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। बिटिया, घर चाहे जैसा हो, पर मन पवित्र हो तो जगह भी मंदिर जैसी लगती है। लेकिन श्यामा को ये बातें सुननी नहीं थीं। वो गौतम को बार बार कहती, मुझे शहर में फ्लैट चाहिए, यहाँ तो जीना मुश्किल है। गौतम अब माँ के लिए नहीं, पत्नी के लिए सोचने लगा था।
उसकी प्राथमिकता अब घर नहीं, कंफर्ट हो गया था। नीलम दिखने में बेहद शांत और घरेलू लड़की लगती थी, लेकिन उसका स्वभाव अंदर से काफी तेज था। वो धीरे धीरे घर के सभी कामों से खुद को अलग करती गई। जब चंपा देवी ने एक दिन कहा, बहू, जरा मुझे पानी दे दे, तो नीलम ने ताना मारा, मां जी, आपके बेटों ने क्या मुझे सिर्फ काम करने के लिए लाया है? विनोद सब देखता सुनता रहा, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। नीलम को गुस्सा आ जाता है, मां, आप थोड़ा ध्यान रखा करो, यही उसके कहने का तरीका था। चंपा देवी को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा कि उनका घर अब धीरे धीरे किसी और के अधीन हो रहा है। गुड़िया गरीब घर से आई थी। उसकी सादगी, विनम्रता और सेवा भाव ने चंपा देवी के टूटते मन को एक आसरा दिया। वो हर सुबह सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, फिर चंपा देवी के पैर छूकर उनका हालचाल पूछती। मां जी, आपको चाय दूं? मां जी, क्या आप थोड़ा टहल लें तो अच्छा लगेगा। राजू भी अपनी पत्नी की तरह मां के प्रति समर्पित था। चंपा देवी की आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते। हे भगवान, 2 बेटे दिए, पर जो सुकून इस एक में है, वो बाकी में क्यों नहीं? पहले जहां चंपा देवी पूजा करती, घरवाले साथ बैठते। अब बहुएं मोबाइल में व्यस्त रहती और बेटे ऑफिस या दुकान में। एक दिन उन्होंने गौतम से कहा, बेटा, इस बार हरिद्वार चलें? तेरा पिता भी वहां जाना चाहता था। गौतम ने सीधा जवाब दिया, मां, छुट्टी नहीं है। और वैसे भी, ये सब अब हमारे बस की बात नहीं। मंदिर जाना हो तो अकेली चली जाओ। विनोद कुछ कह नहीं पाया। राजू ने कहा, मां, चलिए हम दोनों चलते हैं। लेकिन किराया कैसे होगा? चंपा देवी ने सिर झुका लिया। नहीं बेटा, छोड़ दे। अब तेरे बाप की यादें ही मेरा तीर्थ हैं। एक दिन शाम को घर में खाना बन चुका था। सब लोग खा चुके थे। चंपा देवी आंगन में अकेली बैठी थी। उनके पास कोई नहीं आया यह पूछने की, मां, आपने खाया या नहीं? उन्होंने खुद रसोई में जाकर चूल्हा जलाने की कोशिश की। तभी श्यामा ने देख लिया। मां जी, अब आप रसोई में क्यों? हमारे किचन में हाथ मत लगाइए। साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। नीलम बोली, हमारे बर्तन मत उठाइए, आपकी वजह से कई बार गैस खत्म हो जाती है। चंपा देवी चुपचाप वापस लौट आईं। उन्होंने एक सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाया। आंसू उस रोटी से भी ज्यादा नम थे। रात को वही चिड़िया फिर आई। चंपा देवी के पास बैठी और बोली, मां, क्या तूने देखा? अब तुझे रोटी भी मांगनी पड़ती है। जिसके लिए तूने अपना खून जलाया, उसी ने तुझे पराया कर दिया। चंपा देवी की आंखें भर आईं। मुझे लगता है, मैंने अपने बेटों को सिर्फ पढ़ाया, पर सिखाया नहीं। मैंने उन्हें दाल रोटी तो दी, पर दूसरों की भूख का मतलब नहीं समझाया। चिड़िया बोली, और अब सच्चाई यही है। जो बेटा सेवा करता है, वो गरीब है। और जो तिरस्कार करता है, वो अमीर कहलाता है। लेकिन मां, तूने अभी सब कुछ देखा नहीं है। अब वक्त है यह जानने का कि भविष्य में तेरे साथ क्या होगा। क्योंकि एक दिन यही बहुएं और बेटे तय करेंगे, क्या तुझे घर में रोटी मिलेगी या रास्ते पर ठोकरें। गांव की हवाएं बदलने लगी थीं। अब वह सोंधी मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि स्वार्थ की बू लाने लगी थीं। चंपा देवी को महसूस होने लगा था कि जिस घर को उन्होंने बरसों अपने हाथों से सींचा, जिसमें तीनों बेटों को समान रूप से पाला पोसा, अब वही घर 3 हिस्सों में बंटने को बेताब था। एक दिन की बात है। दोपहर का वक्त था। गौतम, विनोद और राजू तीनों घर पर मौजूद थे। श्यामा और नीलम भी आंगन में थी। सभी एक साथ बैठे थे, लेकिन बातों में गर्मी और निगाहों में खिंचाव था। गौतम ने धीरे से बात शुरू की, लेकिन उसमें आत्मीयता नहीं, बल्कि एक ठंडा हिसाब छिपा था। मां, आप बूढ़ी हो चली हैं।
अब आपको अपनी संपत्ति के बारे में कुछ तय कर लेना चाहिए। चंपा देवी चौंक गईं। उन्होंने शांति से पूछा, कैसी संपत्ति बेटा? माँ, जमीन, खेत, घर, सब कुछ। आप क्यों परेशान रहती हैं? सबके हिस्से बांट दीजिए ताकि हम अपने अपने हिसाब से देख सकें। विनोद कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुका ली। राजू साफ बोल पड़ा, माँ की जमीन बंटेगी तभी तो तुम लोग उसे खाना दोगे। गौतम झुंझला गया। राजू, तू हर बात में माँ का वकील मत बन। हम सबने भी त्याग किया है। राजू गुस्से में उठ खड़ा हुआ। क्या त्याग किया है? माँ ने गहने बेचकर तुम्हारी पढ़ाई करवाई और आज तुम माँ को संपत्ति के नाम पर बांटना चाहते हो? नीलम बोली, अरे तो क्या गलत कह रहे हैं? आप दोनों को हिस्सा चाहिए या नहीं? गुड़िया ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें तो माँ चाहिए। चंपा देवी सब सुनती रही। कभी बेटे की आवाज, कभी बहू के ताने और कभी राजू की सिसकियां। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे से कहा, अगर तुम सबने यह तय कर ही लिया है कि अब घर बंटना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगी। पहले बताओ, बंटवारे के बाद मैं किसके हिस्से में आऊंगी? घर में सन्नाटा छा गया। गौतम और श्यामा एक दूसरे को देखने लगे। विनोद ने नजरें चुरा लीं। नीलम ने सिर झुका लिया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या तू खुद को जमीन समझ बैठी है जो किसी के हिस्से में जाएगी? तू तो मेरा आसरा है, मेरा जीवन है। तू जहां चाहे वहीं रहे, पर तेरी जगह मेरे दिल में है। गौतम और विनोद ने राजू की भावुकता को नजरअंदाज किया। वो दोनों अब घर और जमीन के नक्शे खींच रहे थे। कौन सा कमरा किसको मिलेगा, आंगन का कौन सा हिस्सा किसके पास रहेगा, सब तय हो रहा था। बस एक चीज तय नहीं हो रही थी, माँ कहाँ रहेगी? श्यामा बोली, देखिए मां जी, हम शहर में रहते हैं, यहाँ तो कभी कभी आते हैं। आप हमारे पास कैसे रह पाएंगी? नीलम बोली, मैं खुद बच्चों में व्यस्त हूँ और मां जी की देखभाल मेरे बस की बात नहीं। फिर दोनों एक साथ बोलीं, राजू के पास ही तो रहती हैं, वहीं रह लें। राजू ने मां की ओर देखा। मां, तुमने किसी को बांटा नहीं, फिर खुद को क्यों बांटने दोगी? रात को चंपा देवी अकेली बैठी थी। आंगन में अब वही पुरानी बूढ़ी चिड़िया फिर से आ गई। क्या तूने देख लिया मां? अब तेरे लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ बोझ बन गई है तू। चंपा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट पड़ी। क्या मैंने सच में अपने बच्चों को सिर्फ शरीर पालकर बड़ा किया? क्या मैंने उनके मन और आत्मा को कोई शिक्षा नहीं दी? चिड़िया बोली, तूने दिया था मां, पर हर बीज धरती पर नहीं उगता। कुछ बेटों के भीतर की धरती बंजर थी और कुछ ने अपने मन की मिट्टी बचाकर रखी थी। सुबह हुई। चंपा देवी ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैंने तय कर लिया है, न जमीन बांटूंगी, न घर। राजू के नाम भी नहीं, किसी के नाम नहीं। सब कुछ ईश्वर के नाम कर दूंगी। और मैं इस घर में तभी रहूंगी जब मेरी मर्जी से मेरा सम्मान होगा, किसी हिस्से की चीज बनकर नहीं। गौतम और विनोद ने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा, ठीक है मां, आप जैसे चाहें करें, हम अब जा रहे हैं। दोनों बैग उठाकर घर से निकल गए। आंगन में चिड़िया फिर फुदकी। राजू और गुड़िया माँ के पास बैठे थे। गुड़िया माँ के पाँव दबा रही थी। राजू ने चूल्हा जलाकर दाल पकाई थी। चिड़िया मुस्कुरा रही थी। देखा माँ, जो बेटा रोटी नहीं इज्जत देता है वही सच्चा बेटा है। और जो बेटे घर से निकालते हैं उनके पास बेशक पैसा हो पर दिल नहीं होता। गौतम और विनोद घर से तो चले गए थे, पर उनका मन अब भी चंपा देवी की संपत्ति पर अटका हुआ था। वो सोच रहे थे, माँ तो बूढ़ी है, आज नहीं तो कल दुनिया से चली ही जाएगी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ राजू के हाथ लग जाएगा।
बस फिर क्या था? शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ दस्तावेज, वकील और चालें थीं। गौतम ने अपने एक वकील मित्र से सलाह ली। विनोद भी चुपचाप साथ हो लिया। माँ ने तो कुछ नाम नहीं किया, लेकिन हम उनके बेटे हैं। उनका वारिस होने के नाते हमें अधिकार है। वकील ने कहा, अगर आपकी माँ को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित किया जाए, तो कोर्ट से आप संरक्षक बनकर उनकी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। गौतम की आंखों में लालच चमका। उसने विनोद से कहा, बस अब माँ को पागल साबित करना है, फिर देखना, सब कुछ हमारा होगा। इधर गांव में राजू और गुड़िया की दुनिया माँ के साथ ही घूम रही थी। राजू खेतों में मेहनत करता, गुड़िया घर संभालती और चंपा देवी हर दिन तुलसी को जल देती। फिर उसी बूढ़ी चिड़िया से थोड़ी देर बातें करती। एक दिन राजू ने माँ से पूछा, माँ, तू इतने अपमान के बाद भी टूटी नहीं? तू कैसे इतनी शांत रह सकती है? चंपा देवी ने मुस्कराकर कहा, जिसने जीवन भर अपने बेटों की खातिर धूप में तपकर भी छाव दी हो, वो अब क्या अपनी ही आग में जलेगा? बेटा, कुछ दर्द सहना भी जरूरी होता है, ताकि भगवान देख सकें किसे क्या देना है। राजू की आंखें भर आईं। उसी शाम चिड़िया आई। उसने आज चंपा देवी से कम, राजू से ज्यादा बात की। राजू, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। जो भाई माँ को छोड़ गए थे, अब कानून का सहारा लेकर लौटेंगे। ध्यान रखना, जो माँ को पागल कहे, वो बेटा नहीं शिकारी है। राजू चौंक गया। कानून? शिकारी? माँ को पागल? चिड़िया बोली, हाँ, अब खेल वही खेलेगा जो माँ से रोटी नहीं, जायदाद चाहता है। अब वक्त है सेवा और स्वार्थ की असली टक्कर का। 2 दिन बाद गांव के स्वास्थ्य केंद्र से एक गाड़ी आई। 4 अधिकारी और एक डॉक्टर। उन्होंने कहा, हम चंपा देवी का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करने आए हैं। सूचना शहर से आई है। राजू चौंक गया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। राजू ने पूछा, किसने बुलाया? आपके भाइयों ने। जवाब मिला। चंपा देवी को अंदर ले जाया गया। उनसे अजीब अजीब सवाल पूछे गए। आपको दिन और रात में फर्क पता है? प्रधानमंत्री कौन है? आपके कितने बेटे हैं? आपको हैल्यूसिनेशन तो नहीं होता? चंपा देवी शांति से उत्तर देती रहीं, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था। बाहर राजू सब देख रहा था, गुस्से और बेबसी से कांपता हुआ। स्वास्थ्य दल के जाने के बाद गांव में बातें फैल गईं। क्या माँ पागल हो गई है? बेटों ने ही जांच करवाई है, शायद जायदाद के लिए। राजू बेचारा अकेला पड़ा है। गांव वाले बातें कर रहे थे। राजू चुपचाप बैठा था, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर तमाचा मारा हो। गुड़िया उसके पास आई और बोली, जो माँ को पागल साबित करे, वो खुद इंसान नहीं होता। सच जीतता है, थोड़ा देर से सही, पर जीतता जरूर है। 5 दिन बाद गांव में पोस्टमैन एक बड़ा लिफाफा लाया। राजू ने खोला। कोर्ट का समन था। आपको कोर्ट में हाजिर होकर यह साबित करना है कि आपकी माँ मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। चंपा देवी चुप थीं। राजू ने गुस्से में कहा, माँ, अब मैं तुम्हारे बेटों को दिखाऊंगा कि माँ कोई लाचार औरत नहीं, बल्कि उस वृक्ष की जड़ है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। गौतम और विनोद वकीलों के साथ आए। वे कह रहे थे, हमारी माँ मानसिक रूप से अस्थिर हैं। राजू उन्हें गुमराह कर रहा है और संपत्ति हड़पने की योजना बना रहा है। राजू ने कहा, अगर माँ अस्थिर हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ क्यों नहीं लिखा? वो तो सिर्फ तुम्हारे लालच से बचना चाहती हैं। जज ने चंपा देवी से बात की। चंपा देवी ने सिर ऊंचा किया और कहा, मैं माँ हूँ, मुझे सब याद है। किस बेटे ने भूख में पानी तक नहीं दिया
और किसने अपने हाथ से रोटी खिलाई। मैंने अपने बेटों को जन्म दिया है, कोई कानून मुझे समझाने न आए कि मैं कौन हूं। कोर्ट में सन्नाटा था। चिड़िया फिर आई। इस बार मां के कंधे पर बैठकर बोली, मां, तू अब जान चुकी है, जो बेटा सेवा करता है वो बिना कुछ मांगे ही सब पा जाता है, और जो बेटा तिजोरी लिए बैठा है वो तन्हा रह जाता है। चंपा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब फैसला भगवान का होगा। बेटा वो है जो भूख में रोटी दे, ना कि वो जो नाम काटकर घर छीन ले। कोर्ट में 3 सुनवाई हो चुकी थीं। हर सुनवाई में गौतम और विनोद अपने वकील के साथ आते और राजू मां का हाथ थामे खड़ा रहता, मौन पर मजबूत। गांव भर की नजरें अब इस केस पर थीं, क्योंकि ये लड़ाई संपत्ति की नहीं, एक मां के सम्मान और बेटे की नीयत की थी। अंतिम सुनवाई का दिन था। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। चंपा देवी के बयान के लिए उन्हें गवाही के कटघरे में बुलाया गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी छड़ी के सहारे कदम बढ़ाए, लेकिन उनकी आंखें निर्भीक थीं। जज ने पूछा, चंपा देवी, आप अपनी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मां ने थरथराती आवाज में कहा, मानसिक स्थिति? बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हूं, पर पागल नहीं। मुझे सब याद है, किस बेटे ने रोटी दी थी और किसने तिरस्कार। मैंने तीनों बेटों को बराबर पाला था, लेकिन जब वक्त आया 2 बेटों ने मुझे चीज समझा, इंसान नहीं। और एक बेटा था जो हर सुबह मेरी थाली में आदर रखता है। अगर यही पागलपन है तो मैं हर जन्म में पागल बनना चाहूंगी। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। राजू के वकील ने अदालत के सामने उस डॉक्टर की रिपोर्ट पेश की जिसने चंपा देवी का मानसिक परीक्षण किया था। रिपोर्ट में लिखा था, चंपा देवी पूर्णतः मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। उनकी स्मृति, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन एकदम सामान्य है। इन्हें मानसिक रूप से अस्थिर कहना एक गंभीर और झूठा आरोप है। अब जज ने पूछा, गौतम और विनोद, आपने अपनी मां को पागल साबित करने की कोशिश क्यों की? दोनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ सिर झुकाकर खड़े रहे। जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत मानती है कि चंपा देवी मानसिक रूप से सक्षम हैं। राजू की ओर से उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है। गौतम और विनोद ने संपत्ति के लोभ में झूठा आरोप लगाया है, जो पुत्र धर्म के खिलाफ है। अतः उनकी दावेदारी को अस्वीकार किया जाता है। चंपा देवी को स्वतंत्रता है कि वे अपनी संपत्ति का निर्णय स्वयं करें। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। राजू की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू जीत के थे। जब चंपा देवी गांव लौटीं, तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। गांव की प्रधान महिला ने कहा, आज आपने हमें सिखाया, मां सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि न्याय भी करती है। राजू को लोग गले लगा रहे थे। राजू बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी। आज हर मां चाहेगी कि उसका बेटा तेरे जैसा हो। एक शाम की बात है। चंपा देवी चौके में बैठी थीं। गुड़िया ने चूल्हे पर रोटी सेंकी। राजू ने उनके हाथ धोए। चंपा देवी ने पहली बार इतने वर्षों बाद सुकून से रोटी खाई। राजू बेटा, आज जो रोटी खा रही हूं उसमें गेहूं नहीं, तेरी ममता का स्वाद है। वही चिड़िया फिर मुंडेर पर उतरे। अब के उसकी आंखों में न चेतावनी थी, न चिंता, सिर्फ एक मुस्कान थी। मां, तेरा इम्तिहान खत्म हुआ। अब तू जान गई। सच्चा बेटा वो नहीं जो तिजोरी में नाम लिखवाए, बल्कि वो है जो तश्तरी में प्यार परोसे। अब तू जीत गई, और तेरा बेटा भी। चंपा देवी ने हाथ जोड़ लिए। कुछ समय बाद चंपा देवी ने गांव की लड़कियों को बुलाया और एक पत्र उन्हें पढ़कर सुनाया। बेटियों, जब तुम मां बनो तो अपने बच्चों को सिर्फ गोद में मत पालो। उन्हें जीवन की सच्चाई, सेवा का अर्थ और रिश्तों की इज्जत सिखाओ।
वरना बेटा बड़ा होकर रोटी नहीं देगा, बल्कि तुझे ही घर से निकाल देगा। इस भावनात्मक और सच्चाई से भरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटा वही नहीं जो पेट से जन्मे, बेटा वही है जो बुढ़ापे में रोटी दे, और माँ वही नहीं जो ज़मीन लिखे। माँ वही है जो बेटों को ज़मीर देना सिखाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक माँ के आंसू नहीं, उसके शब्दों ने फैसला किया। न रोटी ने रिश्ता तय किया, न खून ने बेटा साबित किया, बल्कि जिसने बुढ़ापे में हाथ थामा वही उसका असली बेटा बन गया। राजू के आंगन में वो थाली आज भी रखी जाती है, जिसमें चंपा देवी को सबसे पहले रोटी दी जाती है। पर वो रोटी अब सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, सेवा और संस्कार का प्रतीक बन गई है। राजू ने माँ की सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। गांव वाले अब उसे सच्चा बेटा कहकर बुलाते हैं। वहीं गौतम और विनोद आज भी शहर की भीड़ में खोए हुए हैं। नाम, पैसा और ऐशो आराम तो है, लेकिन वो माँ की दुआ नहीं, जो राजू के सिर से कभी नहीं गई। चंपा देवी तुलसी को जल चढ़ाते हुए मुस्कराती हैं और कहती हैं, भगवान, तुझसे बस यही मांगती हूँ, हर माँ को एक ऐसा बेटा जरूर देना जो बुढ़ापे में उसका हाथ थामे, और हर बेटे को एक दिन ऐसा आईना दिखा देना जिसमें उसे उसकी असली औकात नजर आ जाए। क्योंकि चिड़िया तो उड़ जाती है, लेकिन उसके बोले हुए शब्द उम्र भर गूंजते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ छिपा है। एक माँ की पीड़ा, एक बेटे का कर्तव्य, और उस समाज का आईना जो बुजुर्गों को बोझ समझने लगा है। अगर आपके घर में भी कोई माँ बाप हैं, तो उन्हें सिर्फ रोटी मत दीजिए, थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और थोड़ा प्यार भी दीजिए। और अंत में, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने अपने जीवन में किसी राजू को देखा है, या कहीं ऐसा बेटा जो बूढ़ी माँ को ठुकरा चुका है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, बेटा वही नहीं जो खून से जन्मा हो, बेटा वही है जो बुढ़ापे में माँ के पैरों से चप्पल निकालकर थाली में रोटी परोस दे। धन्यवाद। जय माता दी।